इतिहास की दुनिया कक्षा 10 पाठ 2 का प्रश्न उत्तर संपूर्ण करेंगे। तो चलिए अब हम पाठ का प्रश्न उत्तर करने से पहले पहले समझते हैं कि समाजवाद या साम्यवाद क्या है। ठीक है, तो समाजवाद का उद्देश्य आर्थिक समानता की स्थापना का प्रयास करना, जो कि 18वीं शताब्दी के समाजवाद के विचारधारा के प्रसार के लिए सामाजिक चिंतक रॉबर्ट ओवेन, सेंट साइमन, चार्ल्स फ्यूरिक और कार्ल मार्क्स और एंगल्स के साम्यवादी दर्शन को कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो द्वारा प्रकाशित की गई। और यही एक क्या है, तो समाजवाद और साम्यवाद का एक रूप आपके सामने इस पाठ में प्रस्तुत किया गया है। किस प्रकार से यह रूस को प्रभावित किया, इसके बारे में भी है। तो चलिए प्रश्न उत्तर की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, रूस रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो रूस में जो कृषक दास प्रथा का अंत हुआ वह 1861 में हुआ। दूसरा प्रश्न है, रूस के जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस के जार का अर्थ सम्राट होता है। तीसरा प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह जर्मनी में इनका जन्म हुआ था। चौथा प्रश्न है, साम्यवादी शासक का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो यह रूस में हुआ था। पांचवा प्रश्न है, यूटोपियन समाजवादी कौन थे? तो यूटोपियन समाजवादी कार्ल मार्क्स को कहा गया है। आगे प्रश्न है, वार एंड पीस किसकी रचना है? तो वार एंड पीस किसकी रचना है? तो वार एंड पीस जो है वह टॉल्स्टॉय की रचना है। ठीक है, आगे प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो नवंबर 1917 को हुई थी। आगे प्रश्न है, लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन जो था वो ट्रॉस्की के द्वारा हुआ था। आगे प्रश्न है, लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी। और आगे प्रश्न है, ब्रेस्टो लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो यह रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। आगे रिक्त स्थानों की पूर्ति है। पहला प्रश्न है, रूस क्रांति के समय शासक कौन था? तो जा जारी निकोल द्वितीय था। ठीक है, जार निकोल द्वितीय था। आगे प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व डैश ने किया था? तो लेनिन ने किया था। आगे प्रश्न है, नई आर्थिक नीति डैश में लागू की गई थी? तो 1921 में लागू की गई थी। आगे प्रश्न है, रॉबर्ट ओवेन ब्रिटेन का निवासी था? क्या था? ब्रिटेन का निवासी था। आगे प्रश्न है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को कहा जाता है? किसको कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न उत्तर की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, पूंजीवाद क्या है? तो समझिए, पूंजीवाद एक व्यवस्था है, एक ऐसी व्यवस्था है जो कि अर्थव्यवस्था है, जो कि आर्थिक क्रिया से इसका क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है, जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्ति के हाथों में होता है तथा उसका उपयोग निजी लाभ के लिए किया जाता है, तो उसे हम पूंजीवाद कहते हैं। और यह आज भी हमारे समाज में व्याप्त भी है। दूसरा प्रश्न है, खूनी रविवार क्या है? तो 9 जनवरी 1905 के दिन रूस के इतिहास में यह जो घटना घटी उसे हम खूनी रविवार के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस दिन रविवार का दिन था। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, अक्टूबर क्रांति क्या है? तो 7 अक्टूबर 1917 को पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार 25 अक्टूबर 1917 को बोल्शेविक ने पेस्ट्रोग्राद में रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी, सरकारी भवनों पर आक्रमण कर दिया और इस कारण से रूस के
वहाँ के जो राजा थे करेंसन, उनको रूस को छोड़कर भागना पड़ा। यह घटना अक्टूबर क्रांति के महीने में घटी थी, इसीलिए हम अक्टूबर क्रांति के नाम से इसको जानते हैं। यही अक्टूबर क्रांति के नाम से हम इसको जानते हैं। आगे प्रश्न है, सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? तो उत्तर है, समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर व आम गरीब लोग हैं, उनमें शामिल होते हैं, उन्हें हम सर्वहारा वर्ग कहते हैं। ठीक है। पांचवा प्रश्न है, क्रांति के पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी? तो क्रांति के पूर्व रूस में किसानों की स्थिति अत्यंत ही दयनीय थी। उनके पास न खेत थे, न उनके पास छोटे छोटे जो टुकड़े थे खेत के, जिन पर वह पुराने ढंग से खेती करते थे। उनके पास पूंजियों का भी अभाव था। वे करों के बोझ से दबे हुए थे, जिसके कारण उनकी बहुत स्थिति खराब हो गई थी। उसके क्रांति के सिवाय और कोई दूसरा चारा नहीं था, इसलिए रूस की किसान क्या किए? क्रांति किए। आगे प्रश्न है, लघुत्तरीय प्रश्नों को करेंगे। पहला प्रश्न है, रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारणों का वर्णन करना है। क्या करना है? तो सबसे पहले समझिए, रूस में जो क्रांति हुआ उसका सबसे बड़ा कारण था, वहाँ का जो राजा था जार निकोल द्वितीय, वह अयोग्य था और ऐशो आराम में रहने वाला था। दूसरा था, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की जो पराजय हुई थी। तो इसको समझते हैं। जार की निरंकुशता, अयोग्यता। रूसी क्रांति के पूर्व रूस के रोमन राजवंश का शासक था। वहाँ का राजा जार निकोल द्वितीय था, जो कि बिल्कुल ही निरंकुश और अयोग्य था। वह शासन जिसके शासन काल में यह क्रांति हुई, जार राजा के दैविक अधिकारों में विश्वास करता था। उसे अपने प्रजा के सुख और दुख से कोई चिंता नहीं थी। जार का तो वह तानाशाह के रूप में क्या बन गया था? उसने वहां पर जार के गलत सलाहकारों के कारण वह स्वेच्छा से बढ़ता जा रहा था और जनता की स्थिति बद से बदतर होती जाती थी। दूसरा कारण था युद्ध का। क्या था? युद्ध का। तो देखिए, उस समय पराजित हो चुका था कौन? प्रथम विश्व युद्ध में रूस। तो प्रथम विश्व युद्ध में 1914 में और 1918 ईस्वी तक चला। इस युद्ध में रूस भी मित्र राष्ट्रों की ओर से शामिल हुआ। इस युद्ध में एकमात्र उद्देश्य था कि वह रूस की जनता आंतरिक असंतोष को भूलकर बाहरी मामलों के उलझ जाना चाहता था। परंतु इस युद्ध के चारों तरफ रूसी सेनाओं की हार हुई। इस कारण से यह उनके पास अच्छे हथियार भी नहीं थे और पर्याप्त भोजन न सुविधा थी, जिस कारण से राजा के प्रति वहाँ के जो सैनिक थे वह विद्रोह कर देते हैं। आगे प्रश्न है, नई आर्थिक ठीक है, नई आर्थिक नीति क्या है? रूसीकरण की नीति हेतु वहाँ की उत्तरदायी कारण। ठीक है, तो चलिए अब इसको समझेंगे हम लोग। रूसकरण की नीति की जो क्रांति हुई वहाँ तक उत्तरदायी थे। रूस विभिन्न राष्ट्रीयताओं के देश था। वहाँ स्लाव जाति के अलावा फिन, पोल, जर्मन, यहूदी और अल्पसंख्यक लोग निवास करते थे। उनकी भाषा, संस्कृति और उनका रीति रिवाज सब अलग था। जार ने रूसीकरण की नीति के दौरान इन अल्पसंख्यकों को ऊपर रूसी भाषा के क्या किए? तो रूसी भाषा के जो शिक्षा थी, वह संस्कृति थी, वह लादने का प्रयास किया। जार की इस नीति ने वहाँ अल्पसंख्यकों में क्या किया? यह हल चल गई कि जो यहाँ पर राजा है वह 1863 में पोलो ने
इस नीति का विरोध किया। इस तरह से जिस तरह से जार निर्दयपूर्वक और दमन किया, जिसके कारण रूस की जनता का आक्रोश और ज़्यादा बढ़ गया। इस कारण से यह विद्रोह रूसीकरण का भी एक कारण बन गया। तीसरा प्रश्न है, साम्यवाद एक नई आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था थी कैसे? देखिए, साम्यवाद वास्तव में एक नई आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था थी। आर्थिक व्यवस्था के तहत उत्पादन के साधन पर स्वामित्व देश के सरकार का स्थापित हुआ और इसका उपयोग पूरे समाज के लाभ के लिए किया गया। साम्यवादी सामाजिक व्यवस्था के तहत वर्गहीन शोषण मुक्त उत्पादन पर बल दिया, जिससे भाषा, धर्म, लिंग, जाति के आधार पर भेदभाव का कोई स्थान नहीं रहा। आगे प्रश्न है, नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांत के साथ समझौता था। तो सन 1921 ईस्वी में लेनिन के द्वारा अपनाई गई नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांत के साथ समझौता था। इस नीति के द्वारा लेनिन ने रूस में पूरी तरह से समाजवादी व्यवस्था को लागू नहीं किया, बल्कि पूंजीवादी मूल्यों को भी महत्व दिया। इस नीति के द्वारा लेनिन ने व्यवहारिक रूप से किसानों को भूमि का मालिक बना दिया, 20 से कम चार वाले लोगों को व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार दिया, व्यक्तिगत संपत्ति रखने की छूट दे दी गई, मार्क्सवादी सिद्धांतों को लागू किया गया। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता थी। पांचवा प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय क्रांति हेतु मार्ग प्रशस्त किया गया कैसे? उत्तर लिखेंगे, फ्रांस प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय क्रांति हेतु मार्ग और भी प्रशस्त हो गया। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक चला। इस युद्ध में रूस भी मित्र राष्ट्रों की ओर से शामिल हुआ। इस युद्ध होने का एकमात्र उद्देश्य थी कि रूसी जनता अंदर से असंतोष को भूलकर बाहरी मामलों में उलझना चाहते थे, लेकिन इस युद्ध में रूसी सैनिकों के चारों तरफ हार हो रही थी। इसका मुख्य कारण था कि उनके पास अच्छे हथियार नहीं थे और पर्याप्त भोजन की सुविधा नहीं थी, जिस कारण रूस की जनता को राजा के प्रति आक्रोश बढ़ गया और राजा की स्थिति और भी गिर गई। आगे है दीर्घोत्तरीय प्रश्न में रूस क्रांति के कारणों की विवेचना। आखिर रूस की क्रांति क्यों हुई, तो इसको समझेंगे। जार जो था ना, वहाँ पर निरंकुश और अयोग्य था। वहाँ जो सम्राट था वह अच्छा नहीं था। दूसरा कारण था कृषकों की दयनीय स्थिति। तीसरा कारण था मजदूरों की भी दयनीय स्थिति। चौथा कारण था औद्योगिकरण की समस्या, वहाँ पर उद्योग धंधा नहीं था। और रूसीकरण की नीति, वहाँ पर जो रूस की नीति थी उससे भी लोग क्या था, उन पर खिसियाए हुए थे। क्रीमिया का युद्ध और जयान से पराजय। आगे है 1905 की क्रांति और मार्क्स का प्रभाव, प्रथम विश्व युद्ध के पराजय। दूसरा प्रश्न है, नई आर्थिक नीति क्या है? तो रूस के आर्थिक नीति में सुधार लाने के लिए सन 1921 में लेनिन के द्वारा अपनाई गई नई नीति को हम आर्थिक नीति के रूप में जानते हैं। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, रूसी क्रांति के प्रभाव की विवेचना करें। तो रूस की क्रांति इस प्रकार से है। रूस में वर्षों से चल आ रही रोमन राजवंशों का अंत हो गया। दूसरा है, इस क्रांति में रूस के सर्वहारा वर्ग के शासन स्थापित हुआ। रूस क्रांति के बाद विश्व विचारधारा के स्तर पर दो भागों में बट गया, पहला पूंजीवादी और दूसरा साम्यवादी। यूरोप भी दो भागों में विभक्त हो गया, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप। पूंजीवादी विश्व व साम्यवादी विश्व बीच
शीत युद्ध शुरू हो गया। रूसी क्रांति के बाद आर्थिक आयोजन के रूप में नवीन आर्थिक मॉडल सामने आया और एशिया और अफ्रीका में उपनिवेश मुक्ति को भी बढ़ावा दिया। आगे प्रश्न है, कार्ल मार्क्स की जीवनी व सिद्धांत का वर्णन करना। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 में जर्मनी के राइन प्रांत में ड्रेयर नगर में परिवार में हुआ, जो पेशे से एक प्रसिद्ध बाइबल वकील थे। क्या थे? वकील थे। कार्ल मार्क्स बने विश्व युद्ध विद्यालय व बर्लिन विश्वविद्यालय में अपना शिक्षा ग्रहण किया। मार्क्स ने हीगल के विचारों से प्रभावित था। 1843 ईस्वी में उसके बचपन की जीने से विवाह किया। मार्क्स राजनीति व सामाजिक इतिहास पर मॉन्टेस्क्यू तथा रूसो के विचारों का गहन अध्ययन किया। कार्ल मार्क्स को मुलाकात 1848 में, ठीक है, 1844 में पेरिस में फ्रेडरिक एंगेलोस से हुआ, जिसने जीवन का अधिक गहरा दोस्त बन गया। मार्क्स ने एंगेलोस के विचारों व रचनाओं से प्रभावित होकर श्रमिक वर्ग के कष्टों कार्यों में गहन विचार करना शुरू किया। मार्क्स ने एंगेल्स के साथ मिलकर 1848 ईस्वी में मार्क्सवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया, जिसे आधुनिक समाजवाद का जनक भी कहा जाता है। इस घोषणा पत्र में मार्क्स ने अपने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विचारों के स्पष्ट व्यक्त किया और मार्क्स ने 1876 में दास कैपिटल नामक पुस्तक की भी रचना की, जिसे समाजवादियों की बाइबल भी कहा जाता है। मार्क्स की मृत्यु 1883 ईस्वी में हुई। और अंतिम प्रश्न है, यूरोपियन समाजवादियों के विचार का वर्णन करना है। क्या करना है? वर्णन करना है। तो यूरोपियन समाजवादी जो कि आप इस बारे में पढ़े भी होंगे, तो इसमें यूरोपियन समाजवादियों के बारे में आदर्श था कि उनका कार्यक्रम की प्रवृत्ति अव्यवहारिक थी। वो एक स्वप्नदर्शी समाजवादी कहा गया है, क्योंकि उनके समाज व सिद्धांत मात्र अधिकार विचारक फ्रांसीसी थे, जो क्रांति के बदले शांति में परिवर्तन विश्वास रखते थे। यह वर्ग संघर्ष के बदले सब वर्गों से हिमायती थे। फ्रांसीसी चांसलर सेंट साइमंस, जो कि प्रथम यूरोपियन समाजवादी था, मानना था कि राज्य और समाज पुनर्गठन के ओर शोषण की प्रक्रिया समाप्त हो, समाज में गरीब तबकों की स्थिति सुधरी जाए, और इस तरह से यूरोपियन विचारक चार्ल्स फूरिस ने आधुनिक औद्योगिकरण वाद के लिए पूंजीवाद और शोषण नहीं कर पाए। फ्रांसीसी यूरोपियन चिंतकों ने लुई ब्लॉक्स भी थे, जिनका नाम था कि आर्थिक सुधारों से प्रभावित बनाने के लिए राजनीतिक सुधार की जाए। फ्रांस बाहर सबसे पहले यूरोपियन चिंतक ब्रिटिश उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन थे, जो कि स्कॉलर न्यू लुकान नामक स्थान पर फैक्ट्री की स्थापना की थी। इस फैक्ट्री में उसने श्रमिकों को अच्छी वैज्ञानिक सुविधा प्रदान की और फिर ऐसे महसूस किया कि मुनाफा कम होने के बजाय और बढ़ गया। इस निष्कर्ष पर पहुंचने पर वहाँ पर जो श्रमिक थे वास्तव में बहुत काम करते थे। इस कारण से आरंभिक समाजवाद आदर्शों के सफल रही, लेकिन इन लोगों ने पहली बार पूंजीवाद और श्रम के बीच संबंध निर्धारित करने का प्रयास किया था। तो आज हम लोग